वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका न्यू एजुकेशन ट्यूटोरियल की तरफ से आप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री फिजिक्स प्लैनेट में। अब हम लोग आ चुके हैं क्लास 11 के काइनेमेटिक्स में। बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम खत्म कर लिया है, 2 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने मेजरमेंट में बहुत बड़ा पड़ाव कंप्लीट किया है। सारे लेक्चर आपके मिल जाएंगे ऐप पर, उसको जाकर के देखिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी तरीके का डाउट हो आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर। अब यहाँ से हम लोग नए पड़ाव की ओर चल रहे हैं और इस पड़ाव को आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा और फिर इसके बाद किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप फिर इसको भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग पहले पायदान पर है काइनेमेटिक्स के, और काइनेमेटिक्स को हम लोग फिलहाल शुद्ध गतिकी कहते हैं बच्चों। हिंदी में इसको शुद्ध गतिकी कहा जाता है, शुद्ध गतिकी। ठीक है, अब पहले तो ये बात किया जाए कि ये है क्या, तो यांत्रिकी के बारे में। ठीक है, यांत्रिकी क्या होता है? देखो ये हमारे फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसको हम लोगों ने मैकेनिक्स का नाम दे रखा हुआ है, मैकेनिक्स। ठीक है, क्या होता है पहले इस पर बात करते हैं। इस ब्रांच के अंदर में हम वस्तु की गति की अवस्था या फिर किसी वस्तु पर लगने वाले बलों के कारण उसकी गतियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पर बलों का फैक्टर आ जाता है, तो वस्तु पर लगने वाले बलों के कारण वस्तु की स्थिति में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन हम मैकेनिक्स में करते हैं, यांत्रिकी में करते हैं। यांत्रिकों को बच्चों हम लोगों ने परिभाषा आप लिख लेंगे ना बच्चों कि बलों के कारण वस्तु के गति, वस्तु के स्थिति में आने वाले परिवर्तन और उसके कारणों का अध्ययन यांत्रिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो यांत्रिकी को किसमें रखा गया है? 3 वर्गों में रखा गया है बच्चों, 3 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से वर्ग है ये? पहला बच्चों हमारा वर्ग है वो है स्थैतिकी। ठीक है, ये स्थैतिकी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्थैतिकी को हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स में क्या है, वस्तु के विरामावस्था या विराम स्थिति में होते हुए उसकी गुणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब वस्तु के विराम स्थिति का अध्ययन हम स्थैतिकी के अंतर्गत करते हैं। लिख ही लेंगे बच्चों आप इसको। फिर इसके बाद दूसरा आता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों शुद्ध गतिकी। शुद्ध गति की बात करते हैं, इसको हम लोग फिलहाल के लिए काइनेमेटिक्स कहते हैं बच्चों, काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, वस्तु के गति का अध्ययन, वस्तु के गति का अध्ययन उस पर लगने वाले बाह्य कारकों के बिना ही करते हैं। मतलब वस्तु क्यों गति कर रही है, किस कारकों की वजह से गति कर रही है, उन कारणों को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, छोड़ करके उसकी गतियों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग शुद्ध गति के अंदर लेते हैं। फिर उसके बाद बात आती है तीसरा, और जिसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक्स, केवल गति। ठीक है, केवल गति के बारे में बात होती है। डायनेमिक्स के बारे में बात करें हम लोग, तो डायनेमिक्स क्या है बच्चों, जिसके अंतर्गत हम वस्तु पर लगने वाले कारकों का भी अध्ययन होगा कि वस्तु किन किन कारकों, जैसे बलों, कौन से बलों के कारण, किस बाहर से लगने वाले कारकों की वजह से गति हो रही है, इन पर भी हम ध्यान देंगे। तो इस प्रकार की गति को डायनामिक्स या गतिकी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने मैकेनिक्स को 3 ब्रांचेस में बांट दिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमारे काइनेमेटिक्स का है, जिसे हम लोग कहते हैं विरामावस्था या फिर गति की अवस्था। ठीक है, विरामावस्था या फिर गति की अवस्था क्या होती है, इस पर थोड़ा बात हो जाए। आइए देखते हैं, विराम अथवा गति अवस्था, ये आपका यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है। विराम अवस्था अथवा गति अवस्था, गति अवस्था। मैं जो परिभाषाएं बच्चों बोलता जाऊं, रेस्ट या फिर मोशन का स्टेट है ये, रेस्ट स्टेट या फिर मोशन स्टेट, रेस्ट स्टेट एंड मोशन स्टेट। ओके, रिमेंबर। अच्छा, अब मैं बात करूं इसमें, तो रेस्ट स्टेट क्या है? अगर कोई वस्तु अपनी किसी स्थिति पर बनी हुई है और इसकी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे
स्थिति को वस्तु की विराम स्थिति या विराम अवस्था कहा जाता है। विराम अवस्था का परिभाषा क्लियर हो रहा है? यदि किसी वस्तु का समय के सापेक्ष किसी परिवर्तन को न देखा जाए तो इस प्रकार की अवस्था को हम विराम अवस्था कहेंगे, रेस्ट स्टेट कहेंगे। क्लियर? अब मैं बात करूं गति अवस्था। ठीक है, परिभाषा लिखने के बाद आप परिभाषा लिख लीजिए, मैं लिखता हूं। यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो, तब यह वस्तु की यह स्थिति विराम स्थिति कहलाती है। ओके फाइन। इसी तरीके से मैं बात करूं तो इसी स्थिति में मैं बात करूं अगर दूसरे गति की अवस्था की, तो लाइन चेंज करके आप लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, ना हो की जगह हो जाएगा, तो परिभाषाएं बच्चों आपकी यही होंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस ना हो की जगह हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग कहते हैं वस्तु की गति की अवस्था। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात थोड़ा करते हैं हम लोग निर्देश तंत्र। बच्चों क्या होता है निर्देश तंत्र? ठीक है, इसको हम लोग अपनी भाषा में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र। ठीक है, क्या होता है निर्देश तंत्र? देखिए, निर्देश तंत्र का मतलब होता है कि अगर कोई कण है, कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, तो वस्तु कहाँ गति कर रही है, तो गति करने के लिए उसे किसी निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। तो वस्तु का निर्देशांक मतलब जैसे x, y, z, निर्देशांक अक्षों के सापेक्ष जो समय के सापेक्ष स्थिति होती है, उसी को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। बात समझिएगा, किसी वस्तु के, किसी ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर, मतलब निर्देशांकों पर समय के सापेक्ष जो स्थितियां देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं निर्देश तंत्र। तो किसी वस्तु की निर्देशांक अक्षों पर समय के सापेक्ष स्थिति को निर्देश तंत्र कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी क्षण मतलब समय के बारे में बात हो रही है, कि क्षण वस्तु की निर्देशांक x, y तथा z अक्ष पर स्थिति स्मॉल x, y, z होगी। ये बात आप तय मानिए कि बिना किसी निर्देशांक के हम किसी वस्तु के बारे में किसी भी प्रकार की गणनाएं या फिर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। निर्देश तंत्र हमारे मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होगा। ठीक है, निर्देश तंत्र के बाद मैं बात करूंगा पॉइंट ऑब्जेक्ट की। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब बिंदु वस्तु किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, दुनिया में हर वस्तु पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं बच्चों इसको, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट।
क्या है? तो हर निर्देश तंत्रों में हम जब किसी वस्तु के कंपैरिजन की बात करते हैं तो एक छोटी सी मैं पहले बात बता दूं कि देखिए हर वस्तु अपने आप में अगर हम उसको किसी के रिस्पेक्ट में ना देखें, मतलब किसी के देख करके ना देखें, उसको इंडिपेंडेंट स्वतंत्र छोड़ दे, तो किसी वस्तु को अगर हम स्वतंत्र छोड़ देते तो उसे हम लोग कहते हैं निरपेक्ष। लेकिन अगर किसी वस्तु को स्वतंत्र ना छोड़ करके किसी के साथ तुलना करते हैं, देखते हैं आप जब, तो उसे हम लोग कहते हैं सापेक्ष। तो जब हम किसी वस्तु को किसी बहुत बड़े फ्रेम पर देखते हैं तो ऐसे फ्रेम पर वस्तु को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बहुत बड़े फ्रेम पर, ठीक है, किसी वस्तु के निर्देश तंत्र में, किसी वस्तु के निर्देश तंत्र में बड़े पैमाने के सापेक्ष गणना करने पर निर्धारित जो वस्तु होती है जिसका हम लोग चेक कर रहे हैं, उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं। अगर आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत हुई तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैं अगर बात करूं कि वस्तु हमारे लिए, अगर अब पृथ्वी के बारे में बात कर लूं, मैं अर्थ के बारे में बात कर लूं, तो अर्थ हमारे लिए बिंदु नहीं है, लेकिन पृथ्वी के लिए हम बिंदु वस्तु है, क्योंकि हम इसके अंदर मूव करते हैं। सिमिलरली मैं बात करूं सन के लिए, सन हमारे बहुत बड़े फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, बहुत बड़े निर्देश तंत्र में है, और उस सन के लिए हमारा जो अर्थ है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तो सन के लिए अर्थ पॉइंट है और हम अर्थ के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बात समझ आ रही है? और हम इस पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब अपने आप को माने तो इस 3D फ्रेम में कहीं भी घूमे तो हमारी जो गति होगी वो बिंदु वस्तु की गति कहलाएगी। तो बिंदु वस्तु की गति हम लोग बिंदु वस्तु के अंतर्गत आते हैं, मतलब हमारा कोई क्षेत्रफल अभी नहीं होगा बच्चों, याद रखिएगा। बिंदु वस्तु की गतियां तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। अब पहले बात करेंगे हम लोग की कौन, तो पहला बच्चों होगा एक विमीय गति, ठीक है, एक विमीय गति, ठीक है, 1D मोशन, इसको 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो बच्चों जो लोग गति को लेकर के अभी फंसे हुए हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो अगर आपसे सबसे पहले किसी ने गति पूछ दी तो आप सिंपली कहिएगा कि जब वस्तु टाइम के साथ अपनी पोजीशन में क्या कर देती है, चेंज करती है। पहले यहाँ थी, अगले टाइम पे मैंने उसको कहीं और देखा 3D पर, तो इसे हम लोग कहेंगे वस्तु क्या है, मोशन पीरियड में है। अब मैं बात करूं 1D क्या होता है, मतलब यदि कोई वस्तु, कोई बिंदु वस्तु, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष एक अक्ष पर, एक निर्धारित अक्ष पर गति करती है, वो कुछ भी हो सकता है बच्चों, निर्धारित अक्ष पर गति करती है, तो इसे हम लोग कहते हैं 1D मोशन, एक विमीय गति। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि अगर रेलगाड़ी चल रही है, तो रेलगाड़ी अगर पटरी पर चल रही है तो पटरी पे चलेगी, कहीं और नहीं जाएगी, तो रेलगाड़ी की पटरी पर गति, वो कहीं और नहीं जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से मैं बात करूं 2D मोशन के बारे में, तो 2D मोशन मैं ऊपर लिख सकता हूं, आइए देख लीजिए। तो बिंदु ऑब्जेक्ट के दूसरे मोशन, मतलब कि 2D मोशन के बारे में मैं बात करूं, द्विविमीय गति, ठीक है, मतलब 2D मोशन। द्विविमीय क्या है, यदि कोई वस्तु किसी तल पर गति करते है, 2D किसे कहते हैं, जिसमें मतलब अगर आप किसी रस्सी पे नहीं चल रहे हो, किसी रेखा पर नहीं चल रहे हो, बल्कि तल पे चल रहे हो, तो जैसे हम एक बिंदु वस्तु है किसी सरफेस पर चल सकते हैं, तो हमारी गति सरफेस पर कहीं भी जा सकते हैं, इधर किसी भी तल पर, तो इस प्रकार की गति को हम लोग 2D मोशन कहते हैं। तो किसी
वस्तु की तल या समतल, समतल या फिर तल पर दोनों अक्षों, दो अक्षों या दोनों अक्षों, ये दो अक्ष कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? एक्स वाई, वाई जेड या फिर जेड एक्स हो सकता है। दो अक्षों के सापेक्ष हो, दो अक्षों के सापेक्ष हो, तब वस्तु की गति द्विविमीय गति कहलाएगी। गति कहलाएगी। तो बच्चों कैसे, फॉर एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें। मान लेते हैं कोई चींटी, चींटी तो समझ ही सकते हैं, वो तो छोटी होगी, हम लोग अपने आप को नहीं मान सकते, चींटी को मान लेते हैं। यदि कोई चींटी गति कर रही है और कहां पे? चींटी की फर्श पर गति, फर्श मतलब हमारे तल पर, फर्श पर जो गति कर रही है उसे हम कहते हैं फर्श पर गति, समतल में गति कहलाएगी या 2D मोशन कहलाएगी। फिर मैं बात करूं एक और लास्ट जो कि होगा, वो है हमारा त्रिविमीय गति बच्चों, ठीक है, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय को हम लोग 3D कहेंगे बच्चों। परिभाषा यही होगी, यदि किसी वस्तु की समतल न होकर के त्रिविमीय आकाश में कह सकते हैं, ठीक है, किसी वस्तु की त्रिविमीय आकाश मतलब एक्स वाई जेड, त्रिविमीय आकाश, त्रिविमीय आकाश मतलब हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड अक्षों, अक्षों के सापेक्ष गति हो, सापेक्ष गति हो, सापेक्ष गति हो, तब वस्तु की गति, वस्तु की गति क्या कहलाएगी बच्चों? वस्तु की गति कहलाएगी त्रिविमीय गति, गति कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पंख आ जाए और हम उड़ चले, कहां चलेंगे? अरे कहीं भी उड़ जाएंगे, पंख है। जैसे हमारे बर्ड्स, उनके पंख है, हमारे नहीं है, कोई नहीं, उनके तो है, वो उड़ सकते हैं। कमरे में वो खुला छोड़ दिया आपने और उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे हम लोग? 3D मोशन कहेंगे। मतलब खुले आकाश में किसी पक्षी की गति, समझे? खुले आकाश में किसी पक्षी की गति, खुले आकाश में पक्षी की गति, ठीक। तो यहां तक हम लोग निर्देश तंत्रों के बारे में बात कर लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग सारे डायमेंशन देख चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वस्तु अगर गति करेगी तो कहां करेगी, मतलब उस गति का पैरामीटर चेक कैसे करेंगे। तो अगले क्लास में बात होगी दूरी और विस्थापन के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, जुड़े रहिए, अगले क्लास का वेट करिए। धन्यवाद।